मैंने उसे इसकी इजाज़त दे रखी थी और उसके जज्बात को एक ख़ास हद तक जाने की इजाज़त दे दिया करता था। वो मेरे दीवान के पास आकर कालीन पर बैठ गई और मेरी पिंडलियां दबाते हुए बोली, गुरुजी, मुझे इस ख्याल ने नीचे नहीं बैठने दिया कि आप थके हुए परेशान लगते हैं। मैं आपको आराम पहुंचाने के ख्याल से आ गई हूँ। आपने बुरा तो नहीं माना? मुझे उस वक्त मीनाक्षी का पिंडलियां दबाना अच्छा लग रहा था। मैं थका हुआ भी था और चाहता था कि कोई मेरे करीब बैठकर मुझे सुकून पहुंचाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मीनाक्षी, मुझे अच्छा लग रहा है। मीनाक्षी को और क्या चाहिए था। उसने पिंडलियां दबाते दबाते ऊपर उठकर मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और बोली, गुरुजी, मैं आपको ज्यादा सिगरेट नहीं पीने दूंगी, इससे कैंसर हो जाता है। मैंने कहा, मगर ये तो वही सिगरेट है जो तुम दे गई थी। उसने सिगरेट मेज पर रखी एस्ट्रे में बुझा कर डाल दिया और वापस आकर कालीन पर बैठने की बजाय दीवान पर मेरे साथ लगकर बैठ गई। उस वक्त मीनाक्षी पर कुछ भूत ज्यादा ही सवार था। मैं जरा परे हो गया। वो मेरे सीने पर सहलाने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। बाहर गहरे बादल, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा और मीनाक्षी के कपड़ों से आती परफ्यूम की महक। सारा माहौल बेहद रोमांटिक था, मगर मैं अपनी जगह मजबूती पर कायम था। कम से कम मैं यही समझ रहा था, क्योंकि आदमी खता का पुतला है और उस पर किसी वक्त भी शैतान गालिब हो सकता है। अचानक मीनाक्षी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, गुरुजी देखें, आपकी प्रार्थना से मेरे पेट पर जख्म का निशान भी नहीं रहा। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने मीनाक्षी इस तरह खड़ी थी कि उसने अपनी तमीज ऊपर उठाकर अपना पेट नंगा किया हुआ था और पतलून भी ऊपर से काफी नीचे खिसका रखी थी। नाफ के नीचे का उभार साफ नजर आ रहा था। मैंने हाथ के इशारे से कहा, ठीक है, तमीज नीचे कर लो। मीनाक्षी ने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, गुरुजी, मेरी आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है, भगवान का वास्ता देती हूँ, मेरी बात को ना ठुकराएं। मैंने पूछा, क्या कहना चाहती हो? उसने पेट मेरे करीब लाते हुए कहा, मेरे पेट पर जहां जख्म का निशान था उस जगह को आप चूम लें। मुझे यकीन है आपके चूमने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर मैं अगले जन्म में आकाश की अप्सरा बनकर जन्म लूंगी। मैंने कहा, बस अब तुम नीचे अपने कमरे में चली जाओ, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। मगर खुदा जाने मीनाक्षी को क्या हो गया था। जिनसी जज्बात के मामले में मैंने उसे कभी इस कदर बेचैन और अपने आप से बाहर नहीं देखा था। वो मुझ पर गिर पड़ी। मैं भी अपनी जगह से हिल गया। मैं अपना हाथ मीनाक्षी के जिस्म से अलग करना चाहता था, मगर वो अलग नहीं हो रहा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिनसी जज्बात भी जिंदगी की दूसरी हकीकतों की तरह एक बहुत बड़ी हकीकत है और इस हकीकत को इंसान कभी नहीं जुटला सकता। मीनाक्षी पागल हुई जा रही थी। ऐन उस वक्त कोने के मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी जोर से बजने लगी। मैं जल्दी से उठकर बैठा। जिन खदशों और तशवीश से मैंने ज़हनी तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया था, वो सारे खदशे और तशवीशनाक ख्यालात दोबारा मेरे दिमाग में बेदार हो गए। मीनाक्षी भी जल्दी से अलग हो गई। कहने लगी, कहीं पिताजी का दिल्ली से फोन ना आया हो। वो फोन की तरफ दौड़ी, रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। फिर उसने फोन मेज पर रख दिया और मेरे करीब आकर कहने लगी, गुरुजी, आपका फोन है, जल्दी फोन सुनकर आ जाना। वो दीवान पर लेट गई। मैं जल्दी से उठकर टेलीफोन की तरफ गया। इस बात पर सख्त हैरान था कि मुझे यहाँ किसने फोन किया है। मैंने तो सिवाय करीम भाई के और किसी को फ़ोन नंबर नहीं दिया था और उसने भी यहाँ कभी फ़ोन नहीं किया था। मैंने रिसीवर कान के साथ लगाते हुए आहिस्ता से कहा, हेलो, मैं गुरुदास वर्धना बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, फ़ौरन रूपोश हो जाओ, और उसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। मैंने आवाज़ पहचान ली। ये हमारे मास्टर स्पाई करीम भाई की आवाज़ थी। करीम भाई ने मुझे जो पैगाम दिया था, ये कोई भी मास्टर स्पाई अपने किसी कमांडो जासूस को उस वक्त देता है जब कमांडो जासूस इंतहाई ख़तरनाक हालात में गिर चुका हो। यह ऐसा ही पैगाम होता है जो किसी जहाज़ का पायलट जब जहाज़ क्रैश होने वाला हो तो आसपास के कंट्रोल सेंटरों को मेडे मेडे कह के देता है। इसका मतलब होता है कि कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, रूपोश हो जाओ। ये पैगाम जब किसी कमांडो जासूस या आम जासूस को मिलता है तो इसका मतलब यही होता है कि मौत तुम्हारे सर पर पहुंचने वाली है। भाग सकते हो तो जहां और जिस हालत में भी हो भाग जाओ। ये पैगाम मिलते ही मुझे अपने सारे खदशे और अंदेशे दुरुस्त नजर आने लगे। मैंने सबसे पहले मीनाक्षी से कहा, नीचे जाओ फौरन। मेरा लहजा इस कदर तेज और तहकुमाना था कि मीनाक्षी डर कर उठी और अपना लिबास ठीक करके सीढ़ियों की तरफ भागी। उसके जाते ही मैंने दौड़कर पर्दे को हटाया और बंगले के गेट पर निगाह डाली। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हो गई। पुलिस की गाड़ियां तेजी से एक तरफ से आईं और बंगले के सामने आकर एकदम ब्रेक लगा लिया। अब सिवाय भागने के मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने कमरे का कई बार इस ख्याल से जायजा ले चुका था कि अगर कभी इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए तो मुझे क्या करना होगा और किस तरफ से फरार होना होगा। मेरे दूसरी मंजिल वाले कमरे के अकब में नीचे नौकरों की क्वार्टर की छत थी। उस छत तक एक पाइप पाया हुआ था। मेरे कमरे के अकबी खिड़की और क्वार्टरों की छत के दरमियान एक रोशनदान का छोटा छज्जा भी बाहर निकला हुआ था। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने मिस्टर पांडे के बंगले के मेन गेट पर पहुंच चुकी थी और बहुत मुमकिन था कि पुलिस के कुछ सिपाही इस ख्याल से बंगले की पिछली तरफ भी जाएं कि कहीं मैं पिछली तरफ से न निकल जाऊं। इसलिए मेरे पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। मेरी तमाम ट्रेनिंग, तमाम सलाहियतें उभर आई थीं।
उस वक्त मैं एक जैनी साधु की बजाय एक इंतहाई तरबियत याफ्ता तजुर्बेकार कमांडो बन चुका था। मैं खिड़की में से बाहर निकलकर नीचे रोशनदान के छज्जे पर आ गया और पाइप को पकड़कर उससे भी नीचे नौकरों के क्वार्टरों की छत पर कूद गया। मैं इस तरह कूदा कि अपना सर दोनों बाजुओं में कर लिया और छत पर आते ही कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ। मैं क्वार्टरों की छत से गली में कूदा और दौड़कर दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ छलांग लगा दी, जहां एक छोटा सा मैदान था जहां हर किस्म के दरख्त और झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मेरी हालत उस वक्त उस चीते की तरह थी जिसने अपना शिकार देख लिया हो और उसकी तरफ सरपट भाग रहा हो। मुझे नहीं मालूम मैंने किस तरह वो मैदान पार किया। आगे एक और दीवार आ गई जिस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। मैं ये दीवार भी फलांग गया। दूसरी तरफ एक सड़क थी जिस पर ट्रैफिक आ जा रही थी। मुझे कोई खाली रिक्शा या टैक्सी नजर ना आई। मैं अब भाग तो नहीं रहा था, मगर सड़क की दूसरी तरफ दरख्तों के पीछे आकर तेज तेज मगरिब की तरफ चला जा रहा था। मुझे इतना मालूम था कि मगरिब की समत चलने से मैं अहमदाबाद शहर से निकल जाऊंगा, मगर मैं ज्यादा देर पैदल चलने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि पुलिस को जब मैं गोकुलदास पांडे के बंगले पर नहीं मिला और मीनाक्षी ने पुलिस को बताया होगा कि मैं थोड़ी देर पहले अपने कमरे में था और मुझे किसी का फोन आया था, तो पुलिस समझ गई होगी कि मैं दूसरी मंजिल से बंगले के पीछे की तरफ कूद कर भाग गया हूँ और पुलिस यकीनन मेरे पीछे उसी तरफ आ रही होगी। मुझे जितनी जल्दी हो सके उस इलाके से निकल जाना चाहिए था, मगर मुझे कोई रिक्शा टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। अचानक मेरी नजर एक ट्रक पर पड़ी जो सड़क पर पीछे से चला रहा था। आगे सड़क का मोड़ था। मैं मोड़ पर पहुंच गया। यहाँ आकर ट्रक की रफ्तार आहिस्ता हो गई। जब ट्रक मोड़ घूमा तो मैं उसके लटकते हुए रस्से को पकड़ा और लटक गया। फिर एक टांग ऊपर रखकर खुद को ट्रक के पीछे बोरियों के दरमियान गिरा दिया। मैं ट्रक पर लदी हुई बोरियों के दरमियान जहां गिरा था कुछ देर वहीं पड़ा रहा। फिर मैंने सर उठाकर देखा। ट्रक में नीचे से ऊपर तक किसी चीज से भरी हुई बोरियां लदी थीं। ट्रक तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ता जा रहा था। बोरियों के ऊपर तरपाल डालकर रस्सियों से बांध दी गई थी। जहां मैं बैठा था वहां काफी जगह थी और एक टायर की स्टेपनी और 2 खाली डिब्बे पड़े थे। जिस तरह मैं बैठा था बाहर से देखने पर सिर्फ मेरी गर्दन ही नजर आती थी। इस ख्याल से मैंने अपना सर नीचे कर लिया कि अगर पुलिस की गाड़ी मेरी तलाश में उस सड़क पर आए तो मैं उन्हें दिखाई न दूं। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे, मगर खुदा का शुक्र है कि बारिश अभी तक नहीं हुई थी। मैं वैसे ही ट्रक में सवार था। मुझे कुछ खबर न थी कि ट्रक किस तरफ जा रहा है। ये भी मालूम नहीं था कि वो शहर से बाहर निकल रहा है या आगे जाकर वापस शहर के गल्ला मंडी की तरफ मुड़ जाएगा। उस वक्त मेरे लिए ये बात ही काफ़ी थी कि मैं पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बच निकला हूँ। मैं ट्रक के पीछे बोरियों के दरमियान इस तरह नींद दराज होकर लेटा हुआ था कि मुझे ऊपर पीछे को जाते हुए दरख्त नजर आ रहे थे। सड़क बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। ट्रक अपनी खास रफ्तार से चलता रहा। उसने सड़क पर एक मोड़ भी काटा, फिर सीधा होकर सामने के रुख चलने लगा। मुझे यकीन होने लगा था कि ट्रक अहमदाबाद शहर से बाहर किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। मैंने दिल में यही प्रोग्राम बनाया था कि शहर से बाहर निकलते ही मैं कोई मुनासिब जगह और मौका देखकर ट्रक से छलांग लगा दूंगा और किसी जंगल में गायब हो जाऊंगा। कुछ दिन जंगल में ही गुजारूंगा और उसके बाद किसी तरह हुलिया बदल कर दिल्ली पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दिल्ली में हमारा एक दूसरा मास्टर स्पाई गुल खान था। मुझे अब उसके पास पहुंचकर किसी अगले कमांडो मिशन की तैयारी करनी थी। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेकें लगाईं और ट्रक की रफ्तार हल्की होने लगी। ट्रक किसी जगह रुक रहा था। मैं यही समझा कि आगे कोई ट्रैफिक सिग्नल वाला चौक है। ड्राइवर लाल बत्ती के इशारे पर ट्रक को रोक रहा है, लेकिन आगे सूरत हाल कुछ और ही थी। मैंने सर बाहर निकाल कर आगे की तरफ देखा तो मेरा रंग उड़ गया। चौक में पुलिस की पूरी मुसल्लह गार्ड मौजूद थी। सब इंस्पेक्टर ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए कहा। साथ ही 2 सिपाही ट्रक का पिछला हिस्सा चेक करने के लिए मेरी तरफ बढ़े। मैंने अपने आप को पीछे गिरा दिया। बाहर निकलकर भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर सिपाही के पास राइफल थी। सड़क की दोनों जानिब खेत थे। वो बड़ी आसानी से गोली मार सकते थे। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने पिछले सारे वाकयात फिल्म की तरह घूम गए। मुझे ट्रक की दोनों जानिब से पुलिस वालों के भारी बूटों की चाप सुनाई दी। वो ट्रक के पीछे आ रहे थे। जाहिर है पुलिस ने मेरी तलाश के लिए अहमदाबाद शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी और एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही थी। अगरचे पुलिस के पास मेरी कोई फोटो नहीं थी, लेकिन मीनाक्षी ने और गेट वाले गार्ड ने मेरा हुलिया पुलिस को बता दिया होगा और मैं अभी तक उसी हुलिये यानी साधुओं वाले लिबास में था। मैंने अपने आप को गिरफ्तार होने के लिए तैयार कर लिया। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। ट्रक में बोरियां एक दूसरी के ऊपर इस तरह रखी हुई थीं कि उनके दरमियान छुपने की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ सामने थोड़ी सी जगह थी जहां मैं टांगे सुकेड़ कर बैठा हुआ था। सिपाही ट्रक के अकब में आ गए। मैं उनके सामने बोरियों के पास सुकड़ कर बैठा उन्हें तकने लगा। दोनों पुलिस वालों के हाथों में राइफलें थी जो उन्होंने ट्रक की बोरियों की तरफ तान रखी थी। मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए। मजाहमत करना बेकार थी।
यही तय किया कि जासूस कमांडो का गिरफ्तार हो जाना भी इस खेल का एक हिस्सा है, जो आगे जो होगा देखा जाएगा। पुलिस के सिपाहियों को चाहिए था कि राइफलों का रुख एकदम मेरी तरफ कर देते, मगर मेरी हैरानी की इंतहा न रही कि उन्होंने ना तो दूसरे पुलिस संतरियों को या अपने सब इंस्पेक्टर को आवाज दी और ना आगे बढ़कर मुझे पकड़ा, बल्कि उन्होंने मुझे आंख भर कर भी न देखा। बस मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी नजरें मेरे आसपास बोरियों का ही जायजा ले रही थीं। फिर उनमें से एक ने आवाज बुलंद की, सर इधर कोई नहीं है, और दोनों ट्रक के अगले हिस्से की तरफ चल दिए। मैंने अपने आप को देखा, अपने जिस्म पर हाथ फेरा कि कहीं मैं गायब तो नहीं हो गया, क्योंकि ये कैसे हो सकता था कि मैं गायब भी नहीं हुआ था और सिपाहियों को दिखाई भी न दिया। मैं ट्रक के पीछे अपने पूरे जिस्म और अपने लिबास के साथ मौजूद था। फिर ये सब कैसे हुआ कि सिपाही मेरी तलाश में ट्रक के पीछे आए, मैं पीछे उनके साथ हाथ उठाए बैठा था और उनको दिखाई नहीं दिया। ये मुहिम्मा मेरी समझ से बाहर था। इस दौरान ट्रक स्टार्ट हुआ और आगे चल पड़ा। मैं अभी तक आलम हैरत में था। अगरचे मेरी जिंदगी में बड़े बड़े अक्ल को हैरान कर देने वाले माफौकल फितरत वाक़यात रुनुमा हो चुके थे, मगर इस वाक़े ने भी मुझे चकरा दिया। मेरा जहन अचानक उस हवाई मखलूक चंद्रिका की तरफ गया कि हो ना हो ये उसी की कारस्तानी हो सकती है। मैं समझ गया कि ट्रक में पुलिस के सिपाहियों को जो मैं मौजूद होने के बावजूद दिखाई नहीं दिया, वो उसी बदरूह चंद्रिका की शोभदाबाजी थी। ट्रक पुल पर से गुजरने लगा। जब पुल की दूसरी तरफ पहुंचा तो अचानक मुझे लोबान की तेज खुशबू महसूस हुई। मैंने चौंक कर दाएं बाएं देखा, क्योंकि ये हवाई मखलूक या जयपुर की नर्तकी की बदरूह चंद्रिका ही थी। मैंने कहा, तुम्हें मेरी गैर कुदरती और बुढ़ापे से पहले की मौत कबूल नहीं, क्योंकि इस तरह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तुम्हें मेरे अगले जन्म के लिए 1,00,000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। चंद्रिका ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ कि अगर तुम बूढ़े होकर कुदरती मौत न मरे तो मुझे 1,00,000 साल तक तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, मगर मुझे ये भी कबूल नहीं कि तुम मेरे मुल्क भारत को नुकसान पहुंचाओ और मैं तुम्हारी मदद करती रहूं। मैंने भी थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अगर ये बात है तो तुम भारत के हुक्मरानों को जाकर ये क्यों नहीं कहती कि वो कश्मीरियों पर जुल्म सितम करना, उनके मकानों को आग लगाना, उनकी खवातीन को बेइज्जत करना, उनके नौजवानों को गोलियों से उड़ाना बंद कर दें। कश्मीर के लोग अपना हक खुद इरादी मांगते हैं, जो उनका जायज़ हक है। कश्मीर में मुसलमानों की भारी अक्सरियत है। भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। तुम्हारी भारत माता इंदिरा गांधी पाकिस्तान में रॉ के तखरीबकार भेजकर वहाँ बेगुनाह इंसानों का खून बहा रही है। तुम भारतीय हुक्मरानों को जाकर क्यों नहीं समझाती कि वो पाकिस्तान में तखरीबकारी बंद कर दे? मैंने तो यहाँ सिर्फ गोला बारूद के ज़ख़ीरे उड़ाए हैं। मैंने तो तुम्हारे भारत के किसी बेगुनाह इंसान का खून नहीं बहाया। तुम भारत के हुक्मरानों को जाकर समझाओ कि वो बेगुनाह इंसानों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दे। मेरी बातों का चंद्रिका के पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा वो गुस्से में आ गई और वहां से गायब हो गई। उसके जाने से मुझे एक तरह का इत्मीनान हुआ, क्योंकि ये औरत जो अपने आप को मेरी बीवी जाहिर करती थी, मेरे लिए जहनी उलझन का बायस भी थी। इसकी सारी बेसरोपा तवहमाती बातें मेरे इस्लामी अकीदे के खिलाफ थीं। ट्रक उस वक्त ऊंचे नीचे मैदान से गुजर रहा था। कहीं कहीं रेत के भूरे रंग के टीले नजर आ रहे थे। बादल उसी तरह छाए हुए थे। शाम आ रही थी। दिन की रोशनी कम होने लगी थी। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि ये ट्रक किस तरफ जा रहा है। मेरे लिए यही तसल्ली काफ़ी थी कि मैं अहमदाबाद शहर से निकल आया था और मज़ीद उस शहर से दूर होता जा रहा था। कुछ देर बाद देहाती आबादी शुरू हो गई। कोई शहर या कस्बा आ रहा था। मैं मोहतात होकर बैठ गया। अगर ट्रक यहाँ पर रुकता है तो मुझे ट्रक से उतरकर किसी जगह छुप जाना था। सड़क के किनारे 2-3 बैलगाड़ियाँ खड़ी नजर आईं। ट्रक की रफ्तार हल्की होने लगी। ट्रक जहाँ रुकने वाला था, मैं होशियार हो गया। जैसे ही ट्रक सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर आया, मैंने ट्रक में से छलांग लगा दी। मैं झाड़ियों में गिरा। मेरी कमांडो ट्रेनिंग में मुझे सिखाया हुआ था कि तेज़ रफ्तार ट्रक, रेलगाड़ी या आहिस्ता होते हुए ट्रक और रेलगाड़ी में से किसी तरह मुंह आगे की तरफ रख कर छलांग लगानी है और छलांग लगाने के साथ ही किस तरह 2-4 कदम आगे की तरफ दौड़ना है। मैंने ऐसा ही किया। फिर भी मैं झाड़ियों में गिर गया। जल्दी से उठा और दरख्तों के पीछे होकर बैठ गया। ट्रक एक अड्डे पर जाकर रुक गया। ये कोई कस्बा था। सड़क के दोनों जानिब लकड़ी के खोखों की दुकानें थीं, जहां चाय सिगरेट वगैरह बिक रहे थे। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, चाहे जहां से कोई दूसरी सवारी पकड़कर या उसी ट्रक में सवार हो जाऊं। मैं सबसे पहले ये पता करना चाहता था कि ये सड़क आगे कौन से शहर को जाती है। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। आगे से कोई गाड़ी आती थी या पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस करना चाहती थी तो अगली गाड़ी को सड़क पर से कच्चे पर उतरना पड़ता। रास्ते में कोई रेलवे फाटक भी नहीं था। यहाँ भी दूर तक कोई रेलवे सिग्नल दिखाई नहीं देता, जिससे ये अंदाज़ा होता था कि कोई रेलवे स्टेशन करीब होगा और मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कोई गाड़ी पकड़ लेता। ये ज़रूर था कि मैं ख़तरे वाले शहर अहमदाबाद से काफ़ी दूर निकल आया था।
अगरचे इस बात का गुमान ज़रूर था कि अहमदाबाद पुलिस ने आसपास के बड़े शहरों को मेरे फरार होने की वायरलेस पर इत्तला कर दी होगी,